ये बहुत जरूरी है। और दूसरा ये फॉर्मूला हमने सेल्फ इंडक्टेंस का पढ़ा था, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, एक सोलेनॉइड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी है। ठीक है। इफ I decreases through it is at the rate hmm, 10 की पावर -3 एम्पियर पर सेकेंड, फाइंड EMF induced in the solenoid। बताइए कैसे किया जाए। दिमाग में आ रहा है सॉल्यूशन? तो भी फिर सोलेनॉइड, सोच रही हूँ। सोलेनॉइड में ईएमएफ का इंड्यूस का क्या फॉर्मूला है? चेक करिए। बहुत आसान है बेटा, अभी तो बताया, ऊपर चेक करिए। ये रहा, यही तो है ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला। जी देखा सर। नहीं? -L/dI/dt, -L/dI/dt। तो इसमें सब चीज मुझे दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। एल की वैल्यू कितनी है? 5 मिली हेनरी, यानी 5 × 10 की पावर -3 हो गया। DI/dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 की पावर -3। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखने के लिए है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के, एक प्लस में दिया है, एक माइनस में दिया हुआ है। तो जब डिक्रीजिंग करंट कहा जाएगा, तो उसकी पॉजिटिव का वैल्यू लेनी मतलब, होगी इंड्यूस। हाँ, तो डिक्रीजिंग करंट कहा जाएगा तो डिक्रीजिंग करंट का मतलब हो गया DI/dt, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इसने तो नेगेटिव दी नहीं है, तो हमें खुद से इस बात को समझना होगा कि डिक्रीजिंग कह रहा है तो ये नेगेटिव ली जाएगी, ओके सर। और इंक्रीजिंग कहेगा तो पॉजिटिव ली जाएगी, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। इसका ख्याल रखना है। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? हम्म
ठीक। ये वैल्यू हमने गलत लिख दी है, इसको सही कर लेते हैं। ये माइनस नहीं है, प्लस है। ठीक है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। इतना सा करेक्शन कर लीजिए, तो आंसर बताइए क्या आ जाएगा। दिस विल बी माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 वोल्ट आएगा। यस सर, सिर्फ 5 रह जाएगा। हम्म। तो इसमें आंसर में, ये भी प्री पी वाई क्यू का क्वेश्चन है, आंसर में -5 वोल्ट भी है, +5 वोल्ट भी है। और जरा सा बच्चे ने गलती करी तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गया। तो इसलिए याद रखना है कि डिक्रीजिंग है तो डी तो आई नेगेटिव में लेना है। नेगेटिव लेना है। ओके, चलें आगे। चलिए, यस सर। फॉर्मूला यूज कर लिया, अब आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। कीपिंग द एन कीपिंग द नंबर ऑफ टर्म्स कांस्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस of a solenoid varies with its length। ए, अब ये ऑप्शन दिया हुआ है। ए, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, बी एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, सी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, डी एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। देखिए, क्वेश्चन समझिए, उसके बाद कोशिश करिए आंसर करने की। किसी भी सोलेनॉइड का इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? μ0 n² इंटू वॉल्यूम। यस सर, वॉल्यूम ए इंटू एल। मतलब इंटू एल। यहाँ से आएगा ये वैल्यू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए फिर तो। प्रोपोर्शनल होना चाहिए, अब यही 90% बच्चों का आंसर होता है। इसमें बेटा ये एन क्या है, ये वाला है? ये ये नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स होगा। टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो इसको यस सर, एन बाई एल। कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल पर यूनिट लेंथ स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? इंटू ए इंटू एल। उसने कहा है नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं कहा है उसने। बोलिए। जी सर। अगर उसने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट कहा होता तो स्मॉल एन कांस्टेंट होता। अब जो है वो कैपिटल एन कांस्टेंट है, तो यहाँ से एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें हो जाएगा, 1/L के हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सर इसमें कैपिटल एन को उसने कांस्टेंट ले लिया है। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स
इन द सोलेनॉइड इज कांस्टेंट। क्लियर। तो कैपिटल क्लियर एन हो गया। कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है। लेंथ को तो वेरी यस सर। कर रहा है ना, क्योंकि लेंथ के साथ रिलेशन बना रहा है। यस सर, यस सर। है ना। मान लीजिए किसी सोलेनॉइड के अंदर जो है वो 100 टर्न्स हैं, तो वो 100 ही रहेंगे, चाहे उसकी लेंथ वो 1 मीटर रखे, चाहे आधा मीटर रखे, चाहे चौथाई मीटर रखे, चाहे 2 मीटर रखे। तो लेंथ के साथ रिलेशन बताना है, तो लेंथ के साथ रिलेशन क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है। अगर वो यस सर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट हो गई है, वो मान लीजिए 100 है, तो अब वो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो हाँ, जाएगा एल तो के। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर वो लेंथ इंक्रीज करेगा तो उसी के प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। यस सर। है ना। तो इस यही सब वर्डिंग्स हैं, इनका ख्याल रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर और इंडक्टर सर इज डबल्ड डबल्ड देन दी then the L will become, क्या हो जाएगा बताइए। डबल हो जाएगा। यस, वेरी गुड। ठीक है ना। यहाँ पे हमको मालूम है L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम होता है। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। एक बार वॉल्यूम को डबल किया तो ये भी इंडक्टेंस भी डबल हो जाए। एल विल बी डबल। ठीक है। गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ एल ऑफ टू, यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू अनकपल्ड कॉइल आर 40 मिली हेनरी एंड 90 मिली हेनरी, फाइंड देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस एन। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन हो गया। क्या हो जाएगा जी बोल। सर। और जब हमें मालूम है M इज इक्वल टू क्या होता है, K अंडर रूट
L1 × L2। लेकिन इसने देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है, इसने वर्ड अनकपल्ड यूज किया है। और यस सर, जब तो के की वैल्यू अनकपल्ड जीरो हो होगा जाएगी। तो के की जगह आ जाएगा जीरो, तो बाकी अंदर कुछ भी रहे वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर विल बी जीरो। म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी जीरो। हेनरी, यूनिट हेनरी होती है। यस सर। ओके, तो इससे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। एक और क्वेश्चन देते हैं। A solenoid has self-inductance L is equal to 20 Henry and resistance R is equal to 5 ohm. It is connected to a battery potential 20 volt. बैटरी से कनेक्टेड है। Then find the maximum magnetic energy stored in the magnetic field of the solenoid। यानी एक सोलेनॉइड जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 20 हेनरी है और एक रेजिस्टेंस उसके साथ 5 ओम का लगा हुआ है, और उसमें पोटेंशियल जो है वो 20 वोल्ट का है, तो उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। तो बेटा इसका भी फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करिए और आंसर पाइए। फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इन वैल्यू द तो सोलेनॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, याद है? सर 1/, मैग्नेटिक एनर्जी। हाँ, Li² सोलेनॉइड में जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही होती है। ठीक है बेटा। यस सर। हम्म। दूसरा जो होता है, इसी एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। तो अब मुझे दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, सर जिसकी हमारे पास फर्स्ट दी हुई वाले फॉर्मूले के सारे है बेटा? फर्स्ट वाले फॉर्मूले के लिए सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, हाँ तो हाँ, वही उसे यूज कर फर्स्ट लेंगे। वाला यूज कर लेंगे, वेरी गुड। तो यूज करिए। तो सबसे पहले इसमें हमें एल दिया हुआ, एल निकाल लेते हैं। 20 है वो, तो 20 हर्ट्स। तो वह हर्ट्स नहीं बेटा, हेनरी। हेनरी, सॉरी सर, वो फ्रिक्वेंसी के याद आ जाता है। हाँ, Hz होता है ना, × 20। जी सर, जी तो सर। आई कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू V/R। ओम्स लॉ से निकल जाएगा। हाँ, ओम लॉ है, तो ये हो वी जाएगा बाई आर 20 4 हो बाई जाएगा। 5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। जी। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर
तो कितना हो जाएगा बेटा, 160 160 जूल। जूल। कितने सिंपल सिंपल इसके क्वेश्चन बनते हैं, जरा सा खाली फॉर्मूला है, ये याद रखना है और खटाखट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्शन का करा दिया। अगर यहीं पे अनकपल्ड की बजाय कंप्लीटली कपल्ड लिखा होता, इसका ये ए तो पार्ट कर वैल्यू वन देते हो हैं, बी जाती। पार्ट कर देता हूँ, बी पार्ट कर देता हूँ, इफ कंप्लीटली कपल्ड, ली कपल्ड, तो क्या हो जाता बेटा, बी पार्ट के लिए ए की आंसर, वैल्यू वन हो जाती। यस, तो ये के की वैल्यू हो जाती 1 इंटू, और बाकी ये, तो ये हो जाता 40 इंटू 90, तो 9 चौक 36, 36, और दो और जीरो आ 60 आ जाते, जाता। और 10 की पावर -6 हो जाता, और इसको आप सॉल्व कर लेते, तो ये हो यस सर। जाता 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा 36, तो ये इंटू हो सिक्स। जाएगा इंटू 60। ये आंसर यस सर। हो जाएगा। जी सर। यूनिट क्या होगी, यूनिट, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो इसकी यूनिट हेनरी है। ये इसकी यूनिट भी हेनरी है। अगर यही मैं 60% कह देता तो के की वैल्यू 0.6 हो तो जाती। 0 यस सर 0.6। हम्म, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उससे भी कुछ चीजें नई सीखेंगे। क्वेश्चन इज, एक सर्किट हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा सर्किट, इसके अंदर हमको, हम्म, यहाँ पे जो है वो बैटरी लगी हुई है, ये है 2 वोल्ट की। यहाँ पे एक की लगी हुई है, बटन स्विच, जिसके जरिए हम सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये की है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, वो 10 ओम का है। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का है। एक यहाँ पे इंडक्टेंस है, ये उसका इंडक्टेंस एल है। ये डायग्राम दिया हुआ है इधर। अब ये कह रहा है, दी की इज क्लोज एट टाइम t = 0। जब की को मैंने क्लोज किया, बटन को यानी ऑन किया, तो टाइम को मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है। यस सर। फाइंड आई
एट t is equal to 0 and t is equal to infinity, throw the battery. इसे अपना सीधा, यानी बैटरी कितना करंट फ्लो कराएगी। ठीक है, इसको किया जाए। ओके सर, करते हैं। देखिए कैसे करें। सर रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है यहाँ पे, हम्म। तो रेजिस्टेंस वाले फाइंड कर लेंगे, देन उसके बाद करंट फाइंड कर सकते हैं हम। इंडक्टर भी तो है बेटा, इसीलिए तो ये क्वेश्चन स्पेशल हो गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। सॉल्यूशन, पहला पॉइंट, इंडक्टर जो होता है, इसके अंदर करंट अगर आई मुझे फॉलो कराना है, और टाइम मेरा अगर t इज इक्वल टू 0 है, तो ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर क्या करता है बेटा? इंडक्टर जो है वो करंट को फ्लो करने ही नहीं देता, क्योंकि इसका काम क्या होता है? अपोज करना ना। जी सर। इंड्यूस द लेंस लॉ EMF सर। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर जो है वो करंट को फ्लो ही नहीं करने देता, करंट 0 होता है। और ये बिहेव करता है ऐसे जैसे कि ये ओपन सर्किट है। बस इस बात को खाली याद रखना है। ओके सर। और ओपन सर्किट को कैसे दिखाते हैं? ओपन सर्किट को ऐसे दिखाते हैं, एक वायर और ये दूसरी वायर। अब यहाँ पे बीच में जी कनेक्शन ही नहीं है, तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है। सर। लेकिन बैटरी थैरी बैटरी, वो तो मुस्तकिल पुश करती रहेगी। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? फिर धीरे धीरे करंट फ्लो करने लगता है। टी इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 है ओपन सर्किट की तरह, लेकिन टी इज इक्वल टू टी पे कुछ करंट फ्लो करने लगेगा, लेकिन कुछ करने लगेगा। एट टी इज इक्वल टू टी पे, एट टी इज इक्वल टू टी पे, अब ये ओपन सर्किट नहीं रहेगा, ये करंट आई जो है, ये जो है वो कुछ पार्ट इसका फ्लो करने लगेगा। ठीक है ना? मान लीजिए I1 फ्लो करने लगा। ओके, यस सर। ये आई इज इक्वल टू आई ही कर देता हूँ। और फिर तीसरी स्टेज क्या बनेगी? थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज ये बनती है इंडक्टर में कि जैसे कैपेसिटर में नहीं होता था, हम लोग लेते थे टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, शुरू में थोड़ा सा चार्ज हुआ, फिर टाइम गुजरने के बाद धीरे 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 इनफाइनाइट टाइम पे कंप्लीटली चार्ज हो जाता था। बोलिए। जी सर। ऐसे ही यहाँ पे होता है, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम हो गया, तो करंट कितना फ्लो करेगा? तो करंट फ्लो कर जाएगा, जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है वो यहाँ से फ्लो कर जाएगा। ठीक है। ओके सर। और ये इंडक्टर जो है अब अपोज करना बंद कर देता है। कैसे कर देता है ये हो जाता है
बिहेव करने लगता है जस्ट एज ए प्लेन वायर। कैसे बिहेव करता है? प्लेन वायर। यानी रेजिस्टेंस प्लेन वायर का हम लोग क्या मानते हैं? जीरो। तो यस ये सर। कैसा बिहेव करने लगेगा इंडक्टर? ऐसे, स्ट्रेट लाइन। क्लोज सर्किट की तरह। क्लोज सर्किट में तो बेटा जब इंडक्टर में से थोड़ा भी करंट फ्लो कर रहा है तब भी क्लोज सर्किट है। रेजिस्टेंस लगा हुआ है तब भी क्लोज सर्किट है। प्लेन वायर का यस सर, मतलब रेजिस्टेंस फ्री मतलब सर्किट सर्किट जो होगा। क्लोज भी है और रेजिस्टेंस जीरो भी है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है ना? जी सर, इसमें सर मेरे एक क्वेश्चन है, मतलब हाँ, डाउट है। पूछिए। हमने इंडक्टर का उसका तो देख लिया, मतलब इंडक्टर का कि वो अपोज नहीं करेगा इस टी इन्फिनिटी पे, लेकिन जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें 10 ओम और 2 ओम का, तो वो कुछ नहीं करेंगे अफेक्ट? क्यों नहीं करेंगे? वो अपना रेजिस्टेंस वाला काम करेंगे, वो तो फ्लो करने में रुकावट करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? तो अब वही देखते हैं, क्वेश्चन हमको करना है ना। तो अब हमें जो है वो क्या बताना है? आई बताना है। यस सर। ठीक है, तो फाइंड आई। अब आई फाइंड करते हैं। तो चलिए, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन का पार्ट वन, ए पार्ट करते हैं। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे आई कितना होगा बताइए। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके पहले वाले को हमको ये देखना होगा हमारा सर्किट बनेगा कैसे। तो सर्किट तो ये बनेगा, इंडक्टर की जगह हम ओपन सर्किट बना देंगे। जी बोलिए, सर। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बोलो बेटा, ऐसे ही बनेगा। यस सर। यस सर। और ये की को मैंने क्लोज कर दिया है, तो इसलिए अब की को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। 2 वोल्ट की बैटरी है, ये वाला रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 2 ओम का, और ये वाला 10 ओम का। 10 ओम, 2 ओम। तो अब इसका आप वो नहीं निकाल सकती हैं, करंट कितना फ्लो करेगा इसमें? जी सर। बताइए कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा V अपॉन R। तो V कितना है? 2 वोल्ट। और R कितना है? 10 और 2 12। ये हो जाएगा 10+2। 12। सीरीज में 12 हो जाएगा। हाँ, 12 हो जाएगा। ऊपर वाले में अब करंट जाएगा ही नहीं। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करंट 1/6 एम्पियर। ओके, एम आई राइट? यस सर। यस सर। गुड। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, बी पे। एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे कैसा सर्किट बनेगा? जरा वो बनाइए, सर्किट बनाना आना चाहिए इंडक्टर के लिए। इंफिनिटी लिखना है मुझे, लिख रहा हूँ जीरो। इंफिनिटी तो कैसा बनेगा? ये तो प्लेन वायर हो जाता है इंडक्टर। की को मैंने क्लोज किया हुआ है, तो की कोई वही नहीं है प्रॉब्लम। चाहे तो दिखा दीजिए, लेकिन फिर ऐसे करना पड़ेगा कि की क्लोज है। ये 2 ओम है, ये 10 ओम है। और इंडक्टर जो होता है वो कैसे काम करने लगता है? प्लेन वायर की तरह। तो अब यस सर। बताइए करंट कितना हो जाएगा? फिर तो फॉर्मूला V अपॉन R लगेगा। बोलिए, इस बार R कितना होगा? तो ये बेटा हमने करंट में भी सीखा था, आप भूल गए हैं शायद, कि जब यहाँ पे करंट पहुंचा तो अब ये एक पार्ट यहाँ जा सकता है, एक यहाँ जा सकता है। डिवाइड हो जाएगा। लेकिन लेकिन बेटा हमने वहां पे सीखा क्या था? कि जब इसको इतना बेहतरीन हाईवे मिल रहा है जिसमें किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट इसी से जाएगा ना। इस यस सर। वाले से क्यों जाएगा? तो यहाँ पे करंट इस वाले में कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। पूरा का पूरा करंट आई यहीं से जाएगा। आ रही है बात समझ में?
और यहाँ से जी सर। निकल करके सीधा इधर आ जाएगा। तो आर करंट यू 1 एम्पियर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, तो ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो जल्दी से इसको एक बार और दिमाग में बैठाइए, तो 1 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बस चलिए चैप्टर सर। हमारा खत्म हो गया, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, अल्टरनेटिव करंट। जी सर। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ। क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है? एक सर्किट का एक पार्ट दिया हुआ है, नेटवर्क। कोई सर्किट है, उसी का कुछ टुकड़ा काट करके यहाँ पे रिप्रेजेंट शो कर दिया है। ठीक है ना? ये इंडक्टर है, इसका जो एल है, दैट इज 1 मिली हेनरी दिया हुआ है। जो बैटरी है, ये 20 वोल्ट की दी हुई है।